नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। आज आप लोगों के वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीटेट से भी इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ वर्ग दसम के जो भी छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिनका भी संस्कृत है, चाहे सीबीएसई के बच्चे हों या बिहार बोर्ड के हों, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा समास। यहां तो मैंने कलेक्शन लिया सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस का, लेकिन उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है। पहले बहुत पहले का एक मेरा वीडियो है सीटेट के संबंधित समास का, जिसमें मैंने समास के पूरी परिभाषाओं को और उससे उदाहरणों के साथ समझाया था। लेकिन आज एमसीक्यू को लेकर के आपके सामने आए हैं कि कैसे हल किया जाए। लगभग पूछे गए सीटेट के द्वारा पूछे गए 30 क्वेश्चंस का हमने संग्रह किया है। काफी इंपोर्टेंट है, उस पर मैं परिभाषाओं को आपको समझाना शुरू करता हूं। और निश्चित तौर पर जो इस बार 10th का बोर्ड बैठ रहे हो, जिनका संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में लिए हो, वो बच्चे भी देखें इस बोर्ड वीडियो को, काफी लाभान्वित होगा। 5 नंबर का उनका भी पूछा जाता है। मैं दोनों ही दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर दोनों ही छात्रों के लिए, और भी छात्र हर कंपटीशन में लगभग समास पूछा ही जाता है, तो हिंदी में पूछा जाता है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूंगा। क्वेश्चन तो संस्कृत के हैं, सारे देखें, सभी लाभान्वित होंगे। तो अब बिना समय जाया किए हुए हम आते हैं। यहाँ 2 नंबर मैंने पक्का लिखा है सिर्फ सीटेट के लिए। ये 2 नंबर किसके लिए है? सीटेट के गद्यांश में पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूं 2 नंबर पक्का, कि आज के इस वीडियो से आप लोग का वो नंबर सॉल्व हो जाएगा। आइए अब वीडियो पर चलते हैं हम। एमसीक्यू, जैसा मैंने कहा कि पहले मैंने एमसीक्यू लिया, आज आपको मैं समास की अगर परिभाषा बता दूं, एक बार मेरा कर्तव्य बनता है। तो समास की संस्कृत में परिभाषा होती है सम सनंग समासा। समासा अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम समास कहते हैं। 2 या 2 के से अधिक पदों के मेल से, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कभी तो 2 पद मिलेगा, कभी 3 पद भी मिल जाएगा। जैसे रामकृष्ण अर्जुन हो, 3 पद हो गया, तो इसमें भी समास लागू होता है। तो मैंने इसलिए परिभाषा आपसे कही कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो समास की परिभाषा आप समझ चुके। भेदों को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं। अभी यहां पर देखिए, नए तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। नए समास हम लोग पढ़े होंगे। नए समास, तत्पुरुष का एक भेद है, यहां नए तत्पुरुष लिखा गया है। नए समास डायरेक्ट समास तो नहीं है, तत्पुरुष समास का एक भेद होता है, जिसमें कहते हैं कि आपको पहचानने का नियम है कि अ या अन पहले लगा हुआ हो। जैसे अज्ञान, अज्ञान, इसका विग्रह करेंगे नौ ज्ञान, अज्ञान। अ का अर्थ नौ में बदल जाए, उस समास को हम कहते हैं नए समास। तो 2 लगता है, एक अन लगता है और दूसरा अ लगता है। अन कब लगेगा? जब यहां स्वर होगा, आगे यहां स्वर होगा। उपस्थित में हरसु है, हरसु क्या है? स्वर है, तो अनुपस्थित बन जाता है। नौ उपस्थित, अनुपस्थित। यहां पर अगर व्यंजन है तो अ लगा हुआ मिलेगा, यहां पर अगर स्वर है तो अन लगा हुआ मिलेगा। ये ही 2 वर्ण हैं जो आपको बराबर मिलेंगे नए समास में, और कुछ मिलता ही नहीं है। अ या अन लगा हुआ मिलता है, वो नए समास हो जाता है। तो अब यहां नए समास को आप समझ चुके। तो यहां देखिए, शीतल सलिलम, मैंने अ या अन कहा था। प्रिय हितम, राग समम, इनमें किसी में अ या अन लगा हुआ है क्या? नहीं है। तो यहां पर एक ही शब्द आता है, अनुद्वेग करम, न उद्वेग करम इति अनुद्वेग करम। तो ये हो गया आपका बी नंबर क्वेश्चन, जो है आंसर हो गया नए तत्पुरुष समास का। अभी जब कभी भी आपके सामने नए समास का उदाहरण आएगा तो आप किसको देख खोजिएगा? सीधे तौर पर नए समास का उदाहरण पूछेगा तो अ या अन, क्या खोजना है हमको? अ या अन को खोजना है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये समझ में आ गया। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें, क्योंकि क्वेश्चन कलेक्शन कुछ ज्यादा हैं, तो मैं आप लोग का टाइम ऐसे नहीं लूंगा। द्वंद्व, चौ अर्थे द्वंद्व समास की परिभाषा होती है। चौ अर्थे द्वंद्व, इसको चार्थे द्वंद्व भी कहा जाता है। जिस समासिक पद में सभी खंड प्रधान हो, सभी खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता हो, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समासिक पदों में सभी खंडों की अलग अलग प्रधानता हो, अगर जैसे हम कहते हैं माता पिता,
तो माता अलग हुई, पिता अलग हुई, दोनों का अपना अपना इंपोर्टेंस है। हिंदी में अगर आता है माता पिता कौन सा समास से, क्या जवाब दीजिएगा? द्वंद्व है। मैंने कुछ देर पहले एक उदाहरण लिया था आप लोग के साथ, राम कृष्ण अर्जुन, राम कृष्ण और अर्जुन, तो इसमें भी तीनों पद अलग अलग थे। तो ऐसे जब शब्द आते हैं, जब सभी पदों का अपना अपना अर्थ निकलता है, तो उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। समझने में कोई डाउट हो रहा है? एक शब्द आता है जैसे कि दंपत्ति। दंपत्ति का मतलब क्या हो जाता है भाई? पति चौ पत्नी चौ, पति और पत्नी, तो ये भी हो जाता है द्वंद्व समास। वैसे द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, लेकिन उतना डीप हम आपको लेकर के नहीं चलेंगे अभी, क्योंकि उतना डीप ले जाएंगे तो समय काफी लग जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिएगा नहीं, निरस्ता से छोड़ दीजिएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट टाइम में आपको समझाने की। तो आप क्या समझ गए कि द्वंद्व समास जिसमें सभी खंडों की प्रधानता होगी उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। तो यहाँ विमान शास्त्रम, विमान का शास्त्र नहीं होगा, विश्व प्रसिद्धम, विश्व में प्रसिद्ध नहीं होगा, जीवन पद्धति, जीवन की पद्धति, जब भी कारक का चिन्ह लगा हुआ मिल गया तो तत्पुरुष समास हो जाता है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा, जान लीजिए, अगर विग्रह करने पर कारक का चिन्ह लगा हुआ मिल जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है। यहाँ है चरक सुश्रुत्यो। चरक एक अलग विद्वान थे, सुश्रुत एक अलग विद्वान थे। चरक आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान थे और सुश्रुत भी आयुर्वेद शास्त्र के ही विद्वान थे, लेकिन दोनों अलग अलग विद्वान थे। 2 नाम है, चरक और सुश्रुत। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों नाम अलग अलग हैं और अपने में अर्थ को समेटे हुए हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आप चलें। काफी विजिबिलिटी ठीक होगी मेरे ख्याल से। मैंने कोशिश तो की है कि आपको क्वेश्चंस दिखे, मेरे शकल दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब कभी मुलाकात होगी कहीं ना कहीं तो ऐसे देख के पहचान जाइएगा, 1-2 बार तो देख ही लेते हैं आप, और हम भी आपको पहचान लेंगे आपके आबो हवा से, आपके चलने के तरीके से, कि ये जो मेधावी छात्र जा रहे हैं, ये जो मेधावी पद पर खड़े व्यक्ति हैं, मेरे ही छात्र होंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं, सर्व कामदः, सभी कामों को देने वाला, इति समस्त पदस्य विग्रहो अस्ति। इसका विग्रह जब ही दह, जैसे जल दह, जल दह, जलं ददाति इति, अंतिम पद जब भी क्रिया हो जाता है बच्चों, क्रिया जब भी अंतिम पद हो गया, इसको हम कहते हैं उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष, तत्पुरुष का एक एक भेद, उपभेद है। उपपद तत्पुरुष, जैसे आपको उदाहरण में मिलेगा इंद्रजीत। क्या मिलता है? इंद्रजीत। इंद्रम जयति इति, अंतिम पद क्रिया होना चाहिए। पाठ का, पाठं करोति इति, जलदह जलम ददाति इति, सर्व कामदः सर्वं कामं ददाति इति। तो ये हमेशा इसका हो जाएगा, दर्शयति नहीं होगा, दह मतलब होता है देना, दा धातु है, दधाति नहीं होगा, दुनोति नहीं होगा, यानी हमको अंतिम पद देखना है। सर्व काम हो गया तो सर्वम कामं, तो सब में कॉमन है, लेकिन हमको ये क्रिया वाला पद देखना है। दह आ गया तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का धातु रूप। लट लकार याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है एक बार मैं बोल देता हूं, तीतः अंति सीथा था आमियावा आमा, तो ती सर्व कामदः, तो इसका मतलब हो गया जब भी आपको अंतिम क्रिया मिला तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन यानी ती लगा हुआ आप ढूंढिएगा। सर्वम कामं ददाति यानी बी नंबर इसका विग्रह हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा? होगा तो थोड़ा सा एमसीक्यू खत्म करने के बाद आप लोग एक बार रिवीजन मार लीजिएगा अपने अपने बुक में, जो हेल्पिंग बुक से आप पढ़ रहे होंगे, कोई किसी प्रकाशन का पढ़ रहे हो, हमको नहीं फर्क पड़ता है, सब में समास दिया गया होगा, सब में विभिन्न उदाहरण होंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा तो याद आएगा कि सर ने ये कहा था, यहाँ ये हमको मिल रहा है। 9-10 के बच्चे हैं तो गेस्ट पेपर वगैरह में देखेंगे, ग्रामर के बुक में देखेंगे, अगर आप सेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने गाइड में देखिएगा, जहां शिष्य में देख रहे हैं, या जो भी हेल्पिंग बुक होगा आपके पास, नोट्स हो, जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता है मुझे, उन सब में आप देखिएगा, आपको हूबहू मिलेगा और समझ में भी आएगा, बनेगा भी। यहां ये अगले क्वेश्चन की ओर, पुरुषाधम, पुरुषः च असौ अधमश्च, पुरुषों में अधम, तो पुरुषों में अधम, तो इसका विग्रह हो जाता है, ये वैसे हो जाता है बहुब्रीहि समास। पुरुष है जो अधम, वही अधम पुरुष मतलब क्या होता है? बुरा पुरुष। किसको कहते हैं? पुरुषों में अधम है जो, वही, इसका विग्रह हो जाएगा पुरुषश्च असौ अधमश्च। गौर से याद करके देख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
क्वेश्चन बहुत है इसलिए थोड़ा कम टाइम लेंगे हर क्वेश्चन पर। मैं एक बार व्याख्या मैं कर देता हूं, उसके बाद देखिएगा। नष्ट क्रियस्य पदस्य समासा नाम किम अस्ति। नष्ट क्रियस्य, जो क्रिया नष्ट हो चुका है, नष्ट जो क्रिया हो गया है वही। तो जब अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुब्री, जो समासिक पद अपना अर्थ छोड़ करके किसी अन्य विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, उसको हम कौन सा समास कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। तो नष्ट हो गया है जो क्रिया वही, तो कुल मिला के ये क्या हो गया? बहुब्री समास हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। ज्ञान विज्ञानयो समस्त पदे का समास है। ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान विज्ञानयो दो शब्द हो गया। ज्ञान अलग चीज है और विज्ञान क्या अलग चीज है। ज्ञान किसी चीज को जानना और विज्ञान किसी चीज का विशेष ज्ञान लेना। तो दोनों पदों की अलग अलग प्रधानता हो रही है, ज्ञान का भी विज्ञान का भी। आप याद कीजिए पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था, तो कौन सा समास हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। जब दोनों पदों की प्रधानता होती है तो कौन सा समास हो जाता है बच्चों? द्वंद्व समास हो जाता है। तो द्वंद्व समास इसका आंसर हो गया। अब ज्यादा माथा पच्ची नहीं, और समझे, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक ही चीज में बार बार करूं तो आप भी नीरस हो जाइएगा, वो देखिएगा नहीं या देखिएगा नहीं, क्या फायदा मेरी मेहनत का। एक बार देखिए, गौर से देखिए, बढ़िया से समझिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगातार आपके लिए कुछ नया। फिर कल मैं सीडीपी का वीडियो लेके आ रहा हूं, बेहतर ढंग से बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूं, उससे बहुत अधिक मदद मिलेगी आप लोगों को। राजपुरुषा इति समस्त पद से विग्रहो भवति। देखिए, तो राजपुरुष उसका हिंदी करते हैं, देखिए विग्रह कैसे होता है? राजा का पुरुष, या राज का भी पुरुष कहते हैं तो वही होता है राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो राजा का पुत्र, राजपुत्र किसको कहा जाता है? राजा का पुत्र। इसमें कारक का चिन्ह लग गया, तो ये वैसे हो गया आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष हुआ मेरे भाई? तो कौन सा तत्पुरुष हुआ? तो का के की संबंध कारक का चिन्ह होता है, संबंध कारक का चिन्ह होता है। संबंध कैमा भेद होता है? छठा भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, तब संबंध छठा भेद होता है। तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तो इसमें विग्रह जब भी करेंगे दोनों पदों में हम षष्ठी व्यक्ति, पहले पद में षष्ठी व्यक्ति लगाते हैं। तो राजा राजन शब्द से होता है, जिसका हो जाता है राज्ञ, राज्ञ पुत्र, राजपुत्र इति समस्त पद विग्रहो भवति राज्ञ पुत्र। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहां देखिए, उष्ण भूकम भूक इति समस्त पद से विग्रह कथन स्यात्। उष्ण भूक, गर्म भोजन खाने वाला। उष्णम भोजयति इति, सीधा इसका विग्रह कर दिया, अन्वय कर दिए हम कि उष्ण भूक, उष्ण मतलब गर्म, और भूक मतलब खाने वाला। तो उष्ण किसको कहेंगे हम? उष्णम भोजयति इति, जो गर्म भोजन करता है वही। तो हो गया बहुब्री समास। लेकिन यहां पर मैं हमको सिर्फ विग्रह पूछ रहा था। इति समस्त पद से विग्रह कथम स्यात्, उष्णम भोजयति इति। अगले क्वेश्चन की ओर चले। निर्धनः इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्। निर्धनः, धनानाम अभावः, जिसके पास धन नहीं है। तो जिसके पास धन नहीं है, तो इसमें यहां पर मैं इसका विग्रह हमको पूछा जा रहा है, उसको करना है, उसका हम कर रहे हैं। तो निर्धनः, निर्गतम धनम यस्य सः, इसका हो जाएगा जो धन निकल गया जिससे वही। बहुब्री समास में लेकर के चला गया है ये, जिससे धन निकल गया वही। निर्गतः धनः, तो निर्गतम धनम यस्य सः, निरस्तम धनम नहीं होगा, नास्ति धनम नहीं होगा, निशेष धनम यस्य सः नहीं होगा, क्योंकि निशेष धन में बचा हुआ धन हो गया। नास्ति धनम, जिसके पास धन नहीं है। निरस्तम, निरस्त धन कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी हम आपके साथ लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। मौसम चेंज हो रहा है, हल्का सर्दी खांसी तो ही जाता है। चलिए कोई नहीं, आवाज भी कुछ डिफरेंस लग रहा होगा आप लोगों को, गला थोड़ा सा भारी है, कोई नहीं, फिर हम कल नए एनर्जी के साथ आएंगे आप लोगों के बीच। आज जैसा जो है बस पढ़ लीजिए, पॉइंट्स को समझिए। यहां देखा जाए, क्वेश्चन देखिए, लब्ध जन्मानम इति समस्त पद से विग्रह भवति। तो लब्ध जन्मानम, प्राप्त किया जन्म को। तो लब्धम जन्म येन शहतम, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। लब्धानाम जन्म तम नहीं होगा, लब्धस्य जन्म। तो लब्धानाम क्यों?
लब्धानाम क्यों नहीं होगा? तो षष्ठी बहुवचन लगा हुआ है, तो लब्धों के, प्राप्तों के जन, कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। काके की अब एक लकार वाला मेरा है, उसको देखिएगा वीडियो को, तब आप लोग को समझ में, नहीं जिनको समझ में आ रहा है तो मैं विग्रह कर रहा हूं। तो लब्धानां जन, तो मतलब प्राप्तों के जन, कोई अर्थ नहीं निकलता है। प्राप्त का जन, ये षष्ठी एक वचन हो गया, तो का जन कुछ अर्थ नहीं निकलता। लब्ध जन्म, जन्म येन सहतम, जिसके द्वारा जन्म प्राप्त किया गया है वह। लब्ध जन्म यश सहतम भी नहीं होगा, इसका सी नंबर आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। लब्ध जन्मानमम, तो लब्धम जन्म जन्म येन सहतम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। महाकवि इत्यत्र के समास, महान कवि थी महाकवि। उपमा उपमेय विशेष विशेषण कर्मधारय, उपमा उपमय विशेष्य विशेष्य विशेषण कर्मधारय, कर्मधारय समास की परिभाषा होती है उपमा उपमेय विशेष विशेषण जिस समास में लगा हुआ वह कर्मधारय समास होता है। तो विशेष और विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को आप विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। और जो वास्तविक अर्थ में नहीं होता है, जिससे तुलना की जाती है, उसको हम उपमा कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। तो यहां पर विशेषण लगा, कवि कैसे? तो महान, महाकवि, तो विशेषण लग गया, इसलिए ये क्या हो गया? कर्मधारय समास। जहां भी विशेषण लगा हुआ मिलेगा उसे क्या, कौन सा समास हम लेंगे? कर्मधारय समास लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, मैं शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अंधकार आवृतम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। अंधकारात आवृतम, अंधकारेण आवृतम, अंधकार से ढका हुआ। इसका हिंदी क्या हो गया? अंधकारा आवृतम, अंधकार से ढका हुआ। इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं तो तृतीया विभक्ति लगेगी, अंधकारेण आवृतम। अंधकारेण आवृतम आप देखिए कहां है लिखा हुआ, बी नंबर में है, अंधकार के द्वारा ढका हुआ। अंधकार से ढका हुआ, ये अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति कभी नहीं लगता है। अंधकार का ढका हुआ नहीं होगा, अंधकार के लिए ढका हुआ नहीं होगा। अंधकारेण आवृतम, अंधकार के द्वारा ढका हुआ या अंधकार से ढका हुआ, तृतीया विभक्ति लगती है, तृतीया वाला एन हुआ। आप लोग याद किए होंगे बालक राम, तो तृतीया एक वचन क्या होता है? देवेन, रामेन, ऐसा आता है कि नहीं आता है औकारांत शब्दों में? तो अंधकारेण, तो तृतीया से के द्वारा चिन्ह होता है करण कारक का, तो अंधकार के द्वारा या अंधकार से ढका हुआ। तत्पुरुष समास है। अगला सतपुरुष इत्यत्र समासः, शतपुरुष विशेषण लगा हुआ है, फिर भाई सज्जन पुरुष, तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया ही है, अब इसको बताना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्री, चौर थे द्वंद्व, हाँ पूर्ण पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, इन तीनों में से कोई है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। पंचगंगम, बड़ा ही आसान सा सवाल है भाई। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे कौन सा समास हम कहते हैं? द्विगु समास। तो यहां पर मैं पंच लगा हुआ, पंच संख्या है भाई, है कि नहीं है सो बताइए। पंच संख्या है, तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है। मेरा मेहनत तो मैं कर रहा हूं, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, तभी कुछ इजाफा सा महसूस होता है, नहीं तो कुछ दूसरे टाइप का महसूस होता है, फील होता है। चलिए आइए, अनुद्वेग इत्यत्र का समास। अब भाई जब पहला क्वेश्चन मैंने कहा था तो मैंने कहा था अ और अन ढूंढिएगा। मेरे दोस्तों क्या क्या ढूंढना है आपको? अ और अन। तो यहां पर अनुद्वेग लगा हुआ है, अनुद्वेग, तो कौन सा समास हो गया? नए समास हो गया। हम बताए हुए इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। आगे आइए आप। माता पितरौ इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो मैंने बोलते बोलते कई बार बोल दिया है कि माता पितरौ मतलब माता च पिता च,
तो माता चौ पिता चौ खोजिए, इसमें कहां है? तो माता चौ पिता चौ पहले ऑप्शन में आपको मिल गया, जिसका मतलब पहला ऑप्शन इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसका विग्रह ही पूछ रहा था। ये वैसे समास कौन सा हुआ? तो द्वंद्व समास हुआ। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। शिक्षा क्षेत्रे इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा आकारांत शब्द है, आकारांत शब्द है तो आकारांत लता के अनुरूप चलता है। तो खष्ठी एक वचन हो जाता है, शिक्षाया लताया। तो शिक्षाया क्षेत्रे क्या हो जाना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षाया क्षेत्रे, शिक्षाया क्षेत्रे कहां मिला हमको? डी नंबर में मिला। तो इसका विग्रह हो गया। विग्रह हमको हिंदी मीनिंग लग जाता है, अगर आपको शब्द रूप याद है तो उस पर हम व्यवस्थित कर लेते हैं, नहीं याद है तब तो प्रॉब्लम है, याद करना पड़ेगा। देखिए संस्कृत को बेहतर करना चाहते हैं तो 5-6 शब्द रूप, कारक चिन्ह, लकार, ये सब बेसिकली चीजें हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, नहीं तो संस्कृत थोड़ा सा हार्ड लगेगा। आगे चलिए। अरे रे कितना दूर भाग गया ये, रुको, हमारे छात्र लोग देख रहे हैं क्या भाई? देख रहे हैं कि नहीं? समझते नहीं है। आइए, विद्या विहीन इत्यत्र समासः अस्ति। विद्या से विहीन, विद्या से विहीन, तो कारक का चिन्ह लग गया। तो कारक का चिन्ह लग गया तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। आंख मूंद करके डिसीजन लीजिए कि कारक का चिन्ह लगा हुआ जब ही मिल जाएगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। तो विद्या विहीन, विद्या से विहीन, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की ओर आप चलिए। कहते हैं कि स्वजननी जनकौ पदे कस्मिन् का समासः? स्वजननी, जननी मतलब माता, जनकौ, जनकौ मतलब पिता, चूंकि द्विवचन तो यहां लगा इसलिए कि 2 शब्द दिया गया है, अपने माता और पिता। तो कौन सा समास भाई? दोनों खंड प्रधान हो गया, आप बताइए। द्वंद्व समास। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। अगले की ओर आते हैं हम। गांधी महोदय इत्यत्र का समास? गांधी महोदय, तो इसमें भी विशेषण लगा है, लेकिन इसको कहते हैं विधेय विशेषण। इसको कौन सा विशेषण कहते हैं? विधेय विशेषण। महात्मा गांधी, तो महात्मा पहले लग गया तो विशेष विशेषण, विशेषता पहले लग गई तो विशेष विशेषण, विशेषता बाद में लग गई तो विधेय विशेषण। तो ये फिर भी लगा हुआ तो विशेषण है, तो लगा हुआ विशेषण है तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए इस क्वेश्चन को। पूर्वार्धम, पूर्व चौ तत् अर्धम इत्यत्र का समासः। पूर्व चौ तत् अर्धम, पहले और उसके बाद आधा, इत्यत्र का समास। तो यहां पर आपका समास हो गया अव्ययीभाव हो गई। पूर्वम च तत् अर्धम, पूर्वार्धम, यहां पर में पूर्व पहले आता है और पहले पद की प्रधानता हो जा रही है, इसलिए ये अव्ययीभाव समास होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नितव्यया, नित्य खर्च करने वाला। तो नित आपका अव्यय है। नित क्या है? अव्यय है। देखिए उपसर्ग अव्यय लगा हुआ मिल जाए तो आंख मुंद करके आप डिसीजन लीजिएगा यहां कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास है। नितव्यया में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगर दिक्कत हो तो मेरा एक समास का वीडियो है, अपना चैनल का नाम तो आप जानते हैं, दी ग्रेट, GREAT ग्रेट, LEARNING लर्निंग, POINT पॉइंट डाल करके समास लिख दीजिएगा। पूरा एक वीडियो आएगा जिसे आप देख लीजिएगा, 30 या 40 मिनट का वीडियो, और समास का सारा क्रियाक्रम मैंने कर दिया है। उसके बाद जिंदगी में दोबारा आपको समास पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं इतना कहता हूं। MCQ देख लीजिए, मैं बता ही रहा हूं, और समास का पूरा डिटेल देख लीजिए। वीडियो है अपने पे बनाया हुआ, मेहनत मैंने काफी की है, काफी लोग देखे भी हैं, आप लोग भी देखिए। लगभग 8-10 हजार लोग देखे हैं। तो यूट्यूब की दुनिया में तो बड़ा कम लोग देखे हैं, लेकिन मैं तो छोटा यूट्यूबर हूं भाई। बड़ा कब बनूंगा ये आपके हाथ में है, महादेव के हाथ में है, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमारे औकात में बहुत लोग देखे हैं।
अब यहां आइए, कर्म फलम इत्यत्र कह समास, कर्म का फल, तो कर्म का फल कारक का चिन्ह लग गया, कारक का चिन्ह लगते ही हम कौन सा डिसीजन लेते हैं, तत्पुरुष समास से। अब अगले की ओर आइए, शक्तिम अनतिक्रम, ये आपका शक्तिम अनतिक्रम, ये विग्रह में हमको बताना होगा कि देखिए अव्ययी भाव समास में कुछ विशेष शब्दों के लिए विशेष शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे यथा लगा होगा तो जब भी विग्रह करना होगा तो उसमें अनतिक्रम में जोड़ा जाता है, अनतिक्रम जो यहां पर में लिखा हुआ है, तो अनतिक्रम में जहां भी मिले इससे पहले यथा लगा दीजिए, तो यथा शक्ति, इसमें दो है, शक्ति नहीं होगा कभी भी, यथा शक्ति सीधा शब्द बनता है, यथा शक्ति, ठीक है। सिक्तम शक्ति अनतिक्रम में कौन सा समास हो गया, तो अव्यय भाव समास हुआ, और सब क्या बनेगा, यथा शक्ति। गोमुखम, गाय का मुख, भाई मेरे कारक का चिन्ह लगा तो कौन सा समास होना चाहिए, तत्पुरुष समास, कारक का चिन्ह लगा हुआ मिल गया तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। गावे मुखम, गाय का मुख, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। आगे बढ़िए, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तीन लोकों का समाहार, अर्थात त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, समास कौन सा, द्विगु, और शब्द क्या बनता है, त्रिलोकी, त्रिलोकी का विग्रह क्या होता है, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तीनों लोगों का मिलन। अगले समास की ओर चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पितरौ माता च पिता च, पितरौ इत्यत्र विग्रह कार्य, विग्रह कार्य क्या है, तो माता च पिता च, बार बार मैं तभी से चिल्ला रहा हूं, पितरौ का अर्थ क्या हो जाता है, माता च पिता च। अगले क्वेश्चन की ओर, राजपुरुष अस्मिन् पदे समास, तो राजपुत्र तो बनाए हुए थे तो राजपुरुष फिर से आ गया, तो राज्ञ पुरुष, यानी तत्पुरुष समास, कारक का चिन्ह लग गया, राज का पुरुष, तो कौन सा समास हो गया, कारक का चिन्ह लग गया तो तत्पुरुष समास हो गया। अब फिर से अगले की ओर, घन श्याम, तो घन श्याम, श्याम कैसा, तो घन यानी काला, का श्याम मतलब काला होता है, काला कैसा, तो मेघ के समान, घन मतलब होता है मेघ, तो घन ईव श्याम, बादल के जैसा काला, तो घन ईव श्याम, ये कर्मधारय समास हो गया, कौन सा समास हो गया, कर्मधारय है, तो उपमा उपमेय का कर्मधारय है, क्योंकि बादल के समान कोई काला तो होता नहीं है, तो फिर भी इसका विग्रह हमको पूछ रहा था कि घन श्याम अस्य समासस्य विग्रह अस्ति, तो घन ईव श्याम, इसका विग्रह क्या हो गया, घन ईव श्याम। अगला देखिए, त्रिभुवनम अत्र समासः अस्ति, त्रि मैंने कहा संख्या पूर्वो द्विगु, मैंने पहले भी कहा, क्या कहा है, संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे कौन सा समास हम कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। त्रिभुवनम, इसमें त्रिसंख्यावाची है, त्रिसंख्यावाची है, तो आंख मूंद करके हम निर्णय लेंगे कि कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। कौन सा समास, बोलिए, अरे बोलना यार, कमेंट कर, नहीं बोलिएगा कमेंट कीजिए। बस इतने ही क्वेश्चन थे आज, इतना ही छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। निश्चित तौर पर में सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यह आपका गुरुदक्षिणा रहा, आभार रहा।